ये हमने ऑलरेडी आपसे शेयर किया था कि डिसीजन मेकिंग से क्या मुराद है। तो डिसीजन मेकिंग है, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है मेक और बाय। एक डिसीजन है सेल और प्रोसेस फर्दर। एक डिसीजन है कंटिन्यू और शट डाउन। एक डिसीजन है ड्रॉप अ प्रोडक्ट और नॉट। एक डिसीजन है जो हमें डिस्कस करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एक्स्ट्रा सेल ऑर्डर। ये हमारे पास डिफरेंट डिसीजन है जिनको हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना है, जिसको हमने फर्दर इम्प्लीमेंट करना है और हमने इसको लेकर आगे चलना है। मेक और बाय, सेल और प्रोसेस फर्दर, कंटिन्यू और शट डाउन, ड्रॉप अ प्रोडक्ट नॉट एक्सेप्ट। लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज मेंट बाय रेलेवेंट कॉस्ट। मैंने कहा था रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम कॉस्ट को कंटिन्यू करते हैं, चाहे जिस कॉस्ट का डिसीजन से कोई लिंक नहीं, यस के केस में भी पड़े, नो के केस में भी पड़े, हम कहते हैं वो है रेलेवेंट कॉस्ट। यस के केस में भी पड़े, नो के केस में भी पड़े। अब रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, एक वो जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है और दूसरी वो जो फ्यूचर में इंकर होनी है। हम कहते हैं ये दोनों रेलेवेंट कॉस्ट हैं। आपको शायद याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात समझाई भी। दोनों रेलेवेंट कॉस्ट है, एक जो इनकर होनी है और एक जो इनकर्ड हो चुकी है, यानी एक संक कॉस्ट और एक फ्यूचर कॉस्ट, ये दोनों रेलेवेंट कॉस्ट है। अब बेटे एक एग्जांपल है, एक सुपरवाइजर है, वो हमने एक प्रोडक्ट को लुक आफ्टर करने के लिए रखा हुआ, सिर्फ एक प्रोडक्ट। अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो सुपरवाइजर की जरूरत है, और अगर प्रोडक्ट नहीं बनाते तो सुपरवाइजर की नहीं जरूरत। इसका मतलब है ये तो रेलेवेंट कॉस्ट हुई। प्रोडक्ट बनेगी, सुपरवाइजर को सैलरी देनी होगी, नहीं बनेगी साथ ही कॉस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी। ये तो हुई रेलेवेंट कॉस्ट। और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या थी? एक सुपरवाइजर है वो हमने रखा हुआ है फिक्स सैलरी पे, 10 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एक ड्रॉप करेंगे फिर भी उसको तनख्वाह तो मिलनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये है, अब सुपरवाइजर की सैलरी क्या होगी? इररेलेवेंट कॉस्ट। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है, ट्रेसेबल कॉस्ट वर्सेस नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ट्रेसेबल कॉस्ट वर्सेस नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट की दो टाइप्स है, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट वर्सेस नॉन ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट।
मुबीन, ये मैंने इररेलेवेंट कॉस्ट का लास्ट टाइम बेटे बताया भी था कि इररेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जिसका डिसीजन से कोई रिलेशन नहीं है, चाहे यस करें चाहे नो करें, दोनों सूत्रों में पढ़नी है और समझ आ जाती है। अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट वर्सेस नॉन ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। बेटे ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट, the cost which is attached to a particular product only. वो कॉस्ट जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अटैच है, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, यूनिट, यानी इसका मतलब यूनिट से मुराद फैक्ट्री। If we drop that product, the cost will also be dropped. If we drop the department, the cost will also be dropped. If we drop the factory, the cost will also be dropped. इसको कहते हैं ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट है जिसका ताल्लुक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ है, डिपार्टमेंट के साथ है। बेटे इसकी एग्जांपल ऐसे है, पेप्सी की फैक्ट्री में जाए, एक बंदा है उसकी कॉस्ट सिर्फ माउंटेन ड्यू के साथ अटैच है। माउंटेन ड्यू बनाएंगे कॉस्ट पड़ेगी, नहीं बनाएंगे नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं ट्रेसेबल फिक्स। ये कॉस्ट ये अटैच है एक प्रोडक्ट के साथ। इसके मुकाबले में एक बंदा है जिसकी कॉस्ट सारी बॉटल्स के साथ अटैच है, उसको नॉन ट्रेसेबल या कॉमन कॉस्ट कहते हैं। नॉन ट्रेसेबल का दूसरा नाम कॉमन फिक्स कॉस्ट भी है। थोड़ा बच्चों ने मेरी बात को सुनना है। कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पहले पढ़ रही है, अब भी पढ़ेगी, लेकिन 3 के बजाय 2। मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर हमारे एमकॉम 1.5 ईयर बंद हो गया, नहीं हो रहा, हमने पिछले साल एडमिशन नहीं किया, क्या बेटे हमारी मुशर्रफ साहब की, मेरी, आमिर सुहेल साहब की, आमिर शहजाद साहब, मैडम सफिया, बिलाल गफार साहब, इन सब की, हाँ पहले ये था एम फिल एमकॉम 1.5 साल, एमकॉम 3.5 साल, बीकॉम, इन सब पर डिवाइड हो रही थी, अब एक निकल गई उसमें से। और अगर एक बंदा हम रखें ही सिर्फ एमकॉम 1.5 साल के लिए, अब वो अगर एमकॉम 1.5 साल होगा तो उस बंदे की जरूरत है, एमकॉम 1.5 साल नहीं होगा तो उस बंदे की जरूरत नहीं। तो ये तो है ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। और कॉमन फिक्स कॉस्ट क्या हुई? वो कॉस्ट जो हर सूरत हमें पढ़नी ही पढ़नी है, जो हर सूरत हमें पढ़नी ही पढ़नी है। पहले 3 पर पढ़ रही थी, अब 2 पे पढ़ेगी, तो हम कहेंगे जी ये फिर भी अटैच्ड हमें नहीं है किसी प्रोडक्ट के साथ, बल्कि हर सूरत हमें बियर करनी पड़ेगी। ये है ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट और कॉमन फिक्स कॉस्ट में। कोई क्वेश्चन हो तो बेटे आप मुझे अपना माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं, मैंने आपके माइक ऑन करने की ऑप्शन रखी हुई है। बेटे कॉमन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, मैं रिकॉर्डिंग कोई नहीं भिजवानी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो 34 बच्चे क्लास पढ़ेंगे तो मैं तो नहीं रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा। इस क्लास में 90 बच्चे हैं और 34 बच्चे क्लास पढ़े हैं, मैं लानत भेजता हूँ, मैंने आज क्लास खत्म कर देनी है, मैंने पूरा पढ़ानी नहीं। वो कॉस्ट होती है जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ अटैच होती है, और अगर हम एक प्रोडक्ट ड्रॉप करें फिर भी वो कॉस्ट ड्रॉप ना हो, बल्कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताई, जैसे मेरी सैलरी किसी बीकॉम के साथ अटैच नहीं है, एमकॉम के साथ अटैच नहीं है। अगर आप लोगों की कोई क्लास ड्रॉप भी कर दी जाए तो फिर भी डिपार्टमेंट चलेगा और क्लास मुझे या मेरी सैलरी मिलेगी, तो मेरी कॉमन फिक्स कॉस्ट हुई। और अगर मेरी सिर्फ बीकॉम के साथ अटैच है तो बेटे फिर मुझे तो बीकॉम की वजह से मिलेगी, नई क्लास होगी तो नहीं मिलेगी, फिर मेरी ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट। ये समझ आ गई? अब अब्दुल रहमान समझ आ गई?
मेक और बाय, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय पहला डिसीजन है, बनाएं कि मार्केट से बना बनाया ले लें, बनाएं कि मार्केट से बना बनाया ले लें। अब आप लोगों को मैं आप फर्ज करें हमारे पास एक प्रोडक्ट ए है, उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 34 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 16 है, वेरिएबल एफओएच 6 है, फिक्स्ड एफओएच में ट्रेसेबल 4 है, और कॉमन कि फर्ज कर रहे हैं हम ये सारा ऑर्डर 25,000 यूनिट्स का है और कॉमन फिक्स कॉस्ट है 50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये पड़ेगी हमें 2 टोटल फिक्स कॉस्ट ये भी 6 टोटल कॉस्ट 62। ये हमारे पास डेटा है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इस 62 में से हमें आउटसाइड सप्लायर ऑफर कर रहा है कि मुझसे 59 का ले लो, आउटसाइड सप्लायर। मैं ये थोड़ी सी ना बढ़ा रहा हूं थोड़ा ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये 1 लाख कर देता हूं, ये हो जाएगी 64। आउटसाइड सप्लायर कह रहा है मुझसे 59 का ले लो। 1 मिनट के लिए पास कर रहा हूं, एक कॉल ले लो फिर आपसे बात करता हूं। नहीं समझ आनी चाहिए कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हमें 64 की पड़ रही है और ये हमें 59 की ऑफर करा रहा है, तो 59 तो बहुत सस्ता है। लेकिन एक हमारा जो मैनेजरियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट है वो ऐसे फैसला नहीं करेगा, तो हर कॉस्ट के साथ लिखेगा कि ये
ये मटेरियल है रेलेवेंट कॉस्ट, कि अगर हम बनाएंगे तो पड़ेगी, नहीं बनाएंगे तो नहीं पड़ेगी। लेबर भी रेलेवेंट कॉस्ट है, बनाएंगे तो पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। वेरिएबल एफओएच भी रेलेवेंट कॉस्ट है, ट्रेसेबल फिक्स कॉस्ट भी रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के साथ अटैच है, नहीं बनाएंगे तो नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है ना, ये इररेलेवेंट कॉस्ट, ये चाहे बनाए चाहे ना बनाए हमें पढ़नी ही पढ़नी है। इसका मतलब है अगर हम आउटसाइड सप्लायर से बाय कर भी लेते हैं तो प्लस इररेलेवेंट कॉस्ट जो हमें हर सूरत बियर करनी है वो है 4। तो इसका मतलब है हमें टोटल कॉस्ट टू बाय वो पड़ेगी 63, और वैसे हमें कितने की पड़ रही है, 64 की। इसका मतलब हम कहेंगे यस वी शुड गो फॉर बाइंग। अच्छा बेटे, अगर वो हमें कहता 61 की पड़ रही है, बाहर वाला सप्लायर 61 की दे, 61 और 4 हमें पढ़नी है तो 65 हो जाएगी। तब हम कहेंगे वी शुड नॉट बाय, वी शुड कंटिन्यू टू मेक, वी शुड कंटिन्यू टू मेक। 1 लाख है कॉमन मुंतहा कॉमन कॉस्ट, टोटल हमें पड़ रही है जो 25 किस तरह से 4 आई है। फिक्स एफओएच में 2 लिखे हैं नीचे, ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल। तो इसका मतलब है वी शुड गो फॉर बाइंग, हम बाय करेंगे। और इफ ऑफर्ड फॉर 61 तो +4 जो लाजमी पड़नी है हमें 65 का पड़ जाएगा। हम कहेंगे वी शुड कंटिन्यू टू मेक। अब एक आसान सा पॉइंट है जिसको हमने समझ लेना है। हमने बाइंग डिसीजन कब करना है, इफ ये बताने लगा हूं, निमशा गौर से सुने। इफ बाइंग ऑफर is less than relevant cost, then go for buying. जैसे इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी रेलेवेंट कॉस्ट जिसमें सर ने आर लिखा हुआ है वो थी 60 वर्सेस हमें कितने में ऑफर करवा रहा था वो 59 में। सो इसका मतलब ऐसे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 59 की हमें ऑफर करवा रहा था वर्सेस हमारी रेलेवेंट कॉस्ट थी 60। इसका मतलब है हमारी बाइंग ऑफर हमारी रेलेवेंट कॉस्ट से कम थी, तो हम इसका मतलब है गो फॉर बाइंग। लेकिन इनमें एक बड़ा नाजुक काम है, ये है तो इतना सा क्वेश्चन, अगर आप में से किसी बच्चे ने ये कमाल किया ना कि किसी रेलेवेंट को इररेलेवेंट में लिख मारा या किसी इररेलेवेंट को रेलेवेंट में लिख मारा, तो फिर वो काम सारा गलत हो जाएगा, फिर वो सारा काम जो है ना वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं अभी, तो आप लोग फिर मुझे उसको करके दिखाएं। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर भी करता हूं, पहले मैं जरा आपको निकाल लूं क्वेश्चन। थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं और कल छुट्टी दे देते हैं आप, ठीक है।
जरा लिखें कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। ठीक है सर। एग्री। आज ही हम थोड़ा सर दूसरा जी कल सेशन ले लीजिएगा, जी कल भी ले लीजिएगा। काम पे तो बैठना है तो मैं कहता हूँ आज ही काम मुका लें। Suppose that if carburetors were purchased, Toy Engine Limited could use the freed capacity to launch a new product. The segment margin of the new product would be 1,50,000 per year. Should the Troy Engine Limited accept the offer of 35 per unit? Show all the computation. अब मैं आपको सेकेंड चॉइस समझा रहा हूं। वो ये है, if there is an alternative use of the space freed from buying offer. If offer of buying is accepted, ये जरा नोट करें, इस बात का मतलब ये है कि फर्ज करें हम बाइंग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारी बाइंग ऑफर एक्सेप्ट करने की वजह से क्या जो स्पेस खाली होगी, मसलन हम बाय कर लेते हैं तो फैक्ट्री में खाली हो जाएगा, हम उस जगह पे कुछ और कर सकते हैं? अगर तो है यस कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? और अगर है नहीं कर सकते कुछ भी तो फिर क्या करेंगे? इसमें जैसे उसने कहा इफ यस वी कैन यूज इट फॉर एनी अदर प्रोडक्ट, जैसे अगर आप लोग में देखें जो हमने फ्री जो होती है न्यू प्रोडक्ट की, हमें एक और प्रोडक्ट बना और उससे हमें 1.5 लाख रुपया साल का मिल सकता है। अगर हम उस जगह पे बाई कर जो खाली कर दें स्पेस, तो ये 15,000 का ऑर्डर है, ये ख्याल रखें 15,000 का ये ऑर्डर है। वो कहते हैं इफ बाय तो ऑफर कितने की है? 35 की, प्लस जो लाजमी पड़नी है इररिलेवेंट कॉस्ट 9, वो 9, टोटल हो गई हमारी 44। बेटे अगर हम ये कर लेते हैं ना, माइनस हमें इनकम कितनी हो जाएगी अगर हम ये कर लेते हैं? बेटे मैं आपको कैलकुलेशन नीचे शो कर देता हूं। 1.5 लाख रुपया वो कहता हमें कमाई जाएगी और 15,000 यूनिट का सारा हिसाब किताब है। इसका मतलब है हमें 10 रुपए इनकम हो जाएगी, 10 रुपए हमें इनकम हो जाएगी। 44 में से अब हमें कॉस्ट क्या पड़ जाएगी? 34, ये हमारी नेट कॉस्ट आएगी। और बेटे उधर कितने की पड़ रही है? 42 की। 42 वर्सेस
34। तो बेटे अब हम देखें, हमें फायदा ही है। कितने का फायदा हो रहा है? 42 माइनस 34, 1/8 का फायदा, और 15,000 यूनिट हम बनाने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 15,000। उसका मतलब है 15 8 120, 1,20,000 प्रॉफिट इंक्रीज होगा इफ वी बाय। अब आपने पहले कहा था ना सर कंटिन्यू टू मेक करना है, लेकिन साथ अगर एक ऑप्शन अटैच कर दे कि भाई अगर हम बाय करते हैं तो वो उसका उस स्पेस पे हम कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं, कोई उसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, उसको किराए पे दे सकते हैं। तो फैक्ट्री होती है ना, किराए पे दे देते हैं। तो फिर उस सूरत में क्या होगा वो मैंने आपको समझाया। बेटे चैट बॉक्स में लिख दें, समझ आ गई? होप्स आपको क्लियर है? अगर डेप्रीसिएशन वियर एंड टियर की वजह से हो ना, तो वो रेलेवेंट कॉस्ट होती है, और अगर ऑब्सोलीटनेस की वजह से हो तो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। ऑब्सोलीटनेस का मतलब है पड़े पड़े खराब होने वाली है। तो क्या इसने इसमें कुछ बताया है? अगर नहीं तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं। फिर सुने, अगर डेप्रीसिएशन वियर एंड टियर की वजह से होनी है तो फिर वो रेलेवेंट कॉस्ट होगी, यानी इस्तेमाल करेंगे तो होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। और अगर ऑब्सोलीटनेस की वजह से होगी, टाइम गुजरने के साथ साथ खराब होनी है, पुरानी होनी है, मॉडल पुराना होना है, तो फिर ये होगी इररेलेवेंट कॉस्ट। अब आप फैसला करें। तो फिर हमें प्लांट तो रेंट पे तो नहीं लेना पड़ेगा ना? वो बोल रहा पर खरीद नहीं रहे, प्लांट पहले से है, मतलब मशीनरी पहले प्लांट से। सर ऑलरेडी अवेलेबल है वो कह रही हैं। मशीनरी पहले से अवेलेबल है, वो बोल रहा मतलब क्वेश्चन में। लेकिन सर स्टार्ट में लिखा हुआ है नो न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरीज रिक्वायर्ड। बेटे मेरी बात सुने ना, उसने कहा कि अभी और कोई भी नहीं खरीदना, लेकिन ये जो इक्विपमेंट बाय नहीं करना हमने, यानी और कोई कॉस्ट नहीं आनी, लेकिन जो रेंट है ये उसने बताया ये प्लांट जो यूज करें उसका है। और अगर हम बाय करें तो प्लांट की जरूरत होगी, मुझे बस ये बताएं। ये देखो रेंट अभी लिखा हुआ है ना इसके अंदर। शुरू से सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नहीं अभी नहीं सुनता, मेरे चार्जिंग का नंबर। For many years, company has purchased the starter that it installs in standard line of farm tractor. Due to the reduction in output, the company has idle capacity used to produce the starter. The chief engineer has recommended against this move. और अच्छा अब पहले वो उसका रेंट है, ये तो बेटे इनकम में आएगा रेंट। ये वाला रेंट और है, अंदर वाला रेंट और है। अंदर वाला रेंट इररिलेवेंट कैश है, ये रेंट है जो हमें प्लांट का आ रहा है, ये कॉस्ट में तो आना ही नहीं है। ये होगा अगर हम बाय करेंगे तो ये रेंट हमें नहीं मिलेगा, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। क्योंकि ये 80,000 रेंट है और अंदर जो रेंट लिखा हुआ है वो 12,000 है, वो और है। तो ये रेंट है जो हमें ऑलरेडी प्लांट का मिल रहा है। अगर हम बाय करेंगे तो ये मिलता रहेगा, और अगर मेक करना शुरू कर देंगे तो ये रेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बताया हम नहीं कर रहे। The company has idle capacity could be produced starter.
तो ये जो बाद वाला रेंट बताया हुआ है ना, ये इनकम के तौर पे लेना है हमने। अगर मेक करेंगे तो नहीं होगी, अगर बाय करेंगे तो होगी। $12,000 वाला इररिलेवेंट है। आप दोबारा रिकंसिडर कर लें।